हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में हम कक्षा 12 का जो हमारा चैप्टर 7 था केंद्रीय बैंक, उसे आगे बढ़ाएंगे। आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के बारे में। हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा कि केंद्रीय बैंक क्या करता है, साख का नियंत्रण करता है। साख क्या होती है ये भी हमने पढ़ा कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो ऋण देते हैं लोगों को और जमाओं के रूप में भी उनको स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार से वो जितने अधिक ऋण देते हैं और इस तरह से वो अपनी साख को बढ़ाते हैं। और केंद्रीय बैंक का काम क्या होता है, उनके ऊपर कंट्रोल करने का, उनकी साख को नियंत्रण करने का। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा यहाँ पर बनता है कि केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कैसे करता है। मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि जो केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण की जो नीति है, मौद्रिक नीति है, उसे आपके सिलेबस से काटा भी गया है, लेकिन मैंने साथ ही ये भी बताया था कि एक बार फिर से इसका आगे इसे दिया भी गया है, तो एक बार तो हमें ये करना ही है। तो हम इसे यहीं पर करते हैं कि केंद्रीय बैंक अपनी साख का नियंत्रण जो करता है, उसके नियंत्रण करने के, नियंत्रण का अर्थ है साख का विस्तार और साख का संकुचन, उसे कंट्रोल में रखना। साख का विस्तार क्या होता है और साख का संकुचन क्या होता है? जब व्यापारिक बैंक लोगों को ऋण देते हैं, बहुत अधिक ऋण देते हैं, और तो इसे हम कहेंगे कि वो साख का विस्तार कर रहे हैं। जितने अधिक लोगों को लोन दिया जाएगा, जितने अधिक लोगों को ऋण दिया जाएगा, इट मीन्स बैंक अपनी साख को उतना ही बढ़ा रहे हैं। और कम ऋण देना, कम लोन देना, वो होगा साख का संकुचन। तो साख का विस्तार या साख का फैलाव या साख का बढ़ाना क्या होता है? लोगों को अधिक से अधिक ऋण देना, लोन देना। और संकुचन कैसे होगा? जब लोग कम ऋण देते हैं तो उसे हम कहेंगे साख का संकुचन। तो केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण कैसे करता है, यानी कि उसे जब साख का विस्तार करना होता है तो वो विस्तार भी कर देता है, और जब उसे संकुचन करना होता है तो संकुचन भी वो कर सकता है। कैसे करता है, यही उसका नियंत्रण कहलाएगा। तो जो केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है, इसे हम मौद्रिक नीति के अंतर्गत पढ़ते हैं कि लोगों के अंदर, जनता के पास जो मुद्रा की मात्रा है उसे केंद्रीय बैंक नियंत्रित रखता है, कंट्रोल में रखता है। अगर केंद्रीय बैंक चाहता है कि जनता के पास मुद्रा की पूर्ति बढ़े, लोगों के पास अधिक पैसा आए, अर्थात केंद्रीय बैंक चाहता है कि साख का विस्तार हो। अगर केंद्रीय बैंक चाहता है कि लोगों के पास अधिक पैसा है, उस पैसे को कम करना चाहिए। जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ रही होती है, कीमतें आसमान को छू रही होती हैं, तो उस समय केंद्रीय बैंक क्या चाहता है कि वो मुद्रा की पूर्ति को कम करे ताकि महंगाई कम हो, महंगाई घटे। तो मुद्रास्फीति की स्थिति के अंदर बैंक चाहता है कि लोगों के पास मुद्रा की पूर्ति कम हो, केंद्रीय बैंक चाहता है ऐसा। तो तब वो क्या करेगा? साख का संकुचन करेगा, लोगों से पैसे को कम करेगा। कैसे करेगा? वो करने के उसके दो तरीके हैं। इसे हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति के उपकरणों के तौर पर कि केंद्रीय बैंक ऐसे कौन से तरीके आजमाता है जिससे जब चाहे वो साख का विस्तार कर ले, जब चाहे वो साख का संकुचन कर ले। तो इसके लिए वो दो तरीके अपनाता है। पहले तरीके को कहते हैं मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव मेथड्स, या क्वांटिटेटिव हमारे जो तरीके हैं, मात्रात्मक तरीके। और दूसरे तरीके हैं हमारे गुणात्मक, और इसे हम, ये क्वांटिटेटिव था, ये क्वालिटेटिव है। चयनात्मक भी हम इसे कहते हैं। चयनात्मक यानी कि किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, कोई विशेष बैंक भी हो सकता है, कोई विशेष एक स्पेशल उद्देश्य भी हो सकता है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर चयनात्मक भी है। तो दो तरीके केंद्रीय बैंक अपनाता है, पहला मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक। अब ये मात्रात्मक तरीका क्या है, गुणात्मक तरीका क्या है, इसे हम एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। जब केंद्रीय बैंक मात्रात्मक तरीके से साख को नियंत्रित रखता है तो उसका पहला तरीका है बैंक दर। नंबर 1 पर हमें ये याद रखना है कि ये जो हमारे 4 तरीके हैं ये मात्रात्मक है। कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है कि इनमें से 4 का नाम, इनमें से 3 का नाम दे दिया जाए और एक नाम ये दे दिया जाए, और उनमें से ये पूछा जाए कि गुणात्मक उपाय कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक, ये सब हमारे क्या है, मात्रात्मक तरीके हैं, और ये सब हमारे गुणात्मक तरीके हैं। ये तरीके हैं क्या, इसे हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला मात्रात्मक तरीका है बैंक दर। बैंक दर, बैंक रेट जिसे हम कहेंगे। तो बैंक दर क्या होती है ये हमें समझना है।
मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया कि केंद्रीय बैंक जो होता है वो अंतिम ऋणदाता होता है। व्यापारिक बैंक के लिए भी, सरकार के लिए भी वो अंतिम ऋणदाता का काम करता है। तो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को या सरकार को जिस भी दर के ऊपर, जिस भी न्यूनतम दर के ऊपर लोन देता है, उधार देता है, वो दर कहलाएगी बैंक दर। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से ध्यान से सुनने की बात है, केंद्रीय बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को या सरकार को ऋण देता है, वो दर, वो ब्याज की दर क्या कहलाती है? बैंक रेट कहलाती है, बैंक दर कहलाती है। अब सीधी सी बात है, इस बैंक दर को कम ज्यादा करके वो साख का संकुचन और विस्तार करता है। बैंक दर को कम ज्यादा करके, मान लिया केंद्रीय बैंक ने बैंक दर को अधिक कर दिया, प्लस कर दिया, जोड़ दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा इससे? अब केंद्रीय बैंक ने अपनी बैंक रेट को बढ़ा दिया, तो व्यापारिक बैंकों को अब केंद्रीय बैंक से जो लोन लेने पड़ेंगे वो महंगे मिलेंगे, या सरकार जो लोन लेगी वो उसे महंगे मिलेंगे, क्योंकि उसने बैंक दर को बढ़ा दिया। तो जब व्यापारिक बैंकों को महंगे लोन मिलेंगे तो वो लोगों को भी महंगे लोन देगा, तो वो भी अपनी दरों को बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा? जब बैंक की ब्याज की दरें बढ़ेंगी तो लोग कम उधार लेंगे, कम उधार लेंगे, कम लोन लेंगे, तो इससे क्या होगा? साख का संकुचन होगा, लोगों के पास मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी। तो पहला तरीका, बैंक दर होती क्या है? जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को, सरकार को ऋण देता है। अगर केंद्रीय बैंक चाहता है कि साख का संकुचन हो तो वो क्या करेगा? अपनी ब्याज दर को बढ़ा देगा। ब्याज दर को बढ़ाने से क्या होगा? व्यापारिक बैंकों को महंगे लोन मिलेंगे, व्यापारिक बैंक फिर आगे लोगों को महंगे लोन देंगे, जिससे साख का संकुचन होगा, साख का संकुचन होगा। इससे तो साख का संकुचन करने के लिए क्या कर सकते हैं? बैंक दर को बढ़ाकर केंद्रीय बैंक साख का संकुचन करता है। अगर केंद्रीय बैंक चाहता है कि लोगों के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़े, यानी कि साख का विस्तार हो, तो वो क्या करेगा? तो वो बैंक रेट को घटा देगा, कम कर देगा। जब बैंक रेट घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो व्यापारिक बैंकों को सस्ते मिलेंगे लोन, व्यापारिक बैंकों को सस्ते लोन मिलेंगे तो वो आगे लोगों को भी सस्ते लोन देगा, जिससे क्या होगा? साख का विस्तार होगा, लोग अधिक लोन लेने के लिए, अधिक उधार लेने के लिए उत्साहित होंगे। तो सीधी सी बात है, बैंक रेट वह रेट होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, ऋण देता है। अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो उससे साख का संकुचन होगा, क्योंकि लोगों को जो लोन मिलेंगे वो महंगे हो जाएंगे, इससे लोग हतोत्साहित होंगे ऋण लेने के प्रति। अगर बैंक रेट को कम कर दिया जाएगा तो सारे लोन सस्ते हो जाएंगे, लोग अधिक से अधिक ऋण लेंगे, इससे क्या होगा? साख का विस्तार होगा। तो मेरे को लगता है आप सभी को बैंक रेट अच्छे से समझ में आ गई होगी। बैंक रेट का प्रयोग करके किस तरह से केंद्रीय बैंक साख का संकुचन और विस्तार करता है। दूसरा तरीका है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दूसरे तरीके को क्या नाम बताया मैंने? खुले बाजार की क्रियाएं या ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर केंद्रीय बैंक कुछ सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है और खरीदता है। अब सरकारी प्रतिभूतियां क्या है? तो इसे हम समझ सकते हैं कि सरकारी प्रतिभूति हम समझने के लिए कह सकते हैं कि एक तरह से कुछ सरकारी दस्तावेज है। मान लीजिए कुछ सरकारी दस्तावेज हैं और उन्हें बेचने से क्या होगा? कोई भी चीज जब हम मार्केट में बेचते हैं तो हम जब उस चीज को बेचेंगे, मेरे पास कोई चीज है, मैं उसको बेचती हूँ, तो बेचने से क्या होगा? वो जो चीज है, जो वस्तु है, वो उसकी तरफ जाएगी जिसने खरीदी, और वो मुझे क्या देगा? पैसे देगा। तो केंद्रीय बैंक भी क्या करता है? खुले बाजार में जो सरकारी प्रतिभूतियां या कुछ सरकारी दस्तावेज हैं उनको बेचता है और खरीदता है। जब बैंक क्या चाहता है? दो काम करता है वो, इन प्रतिभूतियों को खुले ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करेगा? सरकारी दस्तावेज या सरकारी प्रतिभूति, प्रतिभूति शब्द आता है, सरकारी प्रतिभूतियों को वो बेचता है और खरीदता है। मान लिया बैंक ने क्या किया? सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना शुरू कर दिया। अब बेचने से क्या होगा? जब मैंने अभी बताया कि हम बेचेंगे तो क्या होगा? हमारी तरफ क्या आएगा? पैसा आएगा और वो वस्तु लोगों की तरफ जाएगी। तो केंद्रीय बैंक ने प्रतिभूतियों को बेच दिया, तो प्रतिभूतियां जनता की तरफ चली गई और जो जनता का पैसा था वो बैंक की तरफ आ गया। तो इससे क्या हुआ? इससे साख का संकुचन हुआ, क्योंकि जो पैसा था, जो मुद्रा थी, वो जनता से बैंक की तरफ आ गई, क्योंकि क्या किया है? केंद्रीय बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा है।
तो सीधी सी बात है, जब केंद्रीय बैंक चाहता है साख का संकुचन करना तो वो क्या करेगा, प्रतिभूतियों को बाजार में बेच देगा। लोग प्रतिभूतियों को खरीदेंगे तो जनता का पैसा सरकार की तरफ आएगा और प्रतिभूतियां सरकार की तरफ चली जाएंगी। अब अगली बात, अगर केंद्रीय बैंक चाहता है कि साख का विस्तार हो तब वो फिर क्या करेगा, अपनी उन प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू कर देगा। जो सरकारी दस्तावेज थे, जो सरकारी प्रतिभूतियां थी, उन प्रतिभूतियों को वो लोगों से खरीदना शुरू कर देगा। जब हम किसी चीज को खरीदेंगे तो क्या करेंगे, हम लोगों से वो वस्तु खरीद रहे हैं और बदले में हम उनको पैसे देंगे। तो जब केंद्रीय बैंक उन प्रतिभूतियों को खरीदेगा तो क्या होगा, साख का विस्तार होगा, क्योंकि लोगों की तरफ क्या जाएगा, जनता की तरफ क्या जाएगा, पैसा जाएगा, मुद्रा जाएगी। तो दूसरा तरीका, मात्रात्मक उपाय क्या है केंद्रीय बैंक का, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं में केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को अगर बेचना चाहता है तो इससे संकुचन होगा। कैसे होगा, ये मैंने अभी आपको बताया। अगर उनको खरीदेगा तो इससे क्या होगा, विस्तार होगा, क्योंकि खरीदने से मुद्रा का प्रसार जनता की तरफ होगा। तो दो उपाय हमारे हो चुके हैं। तीसरा तरीका है मात्रात्मक उपकरण का नकद आरक्षित अनुपात। ये शब्द मैंने पिछली वीडियो में यूज किया था। नकद यानी कि कैश रिजर्व रेशो, CRR। तो CRR कैश रिजर्व रेशो या नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है कि प्रत्येक बैंक को, जो भी व्यापारिक बैंक होते हैं, उन्हें जो उनकी कुल जमाएं होती हैं उनका एक हिस्सा अपने पास रखना होता है और एक हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास भी रखना होता है। मैंने आपको बताया था कि मान लिया बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो इस 100 करोड़ में से कुछ, इस 100 करोड़ का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट वो अपने पास रखता है और कुछ परसेंट वो केंद्रीय बैंक के पास रखता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक हमारा सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है। तो इस कुल जमा का जो भाग, जो भी जितने भी परसेंट है, ये परसेंटेज निर्धारित होती है, केंद्रीय बैंक के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो कुल जमा का कुछ प्रतिशत भाग जो वो केंद्रीय बैंक के पास रखता है उसे कहते हैं हम नकद आरक्षित अनुपात। तो कुल जमाओं का अगर ये प्रतिशत हिस्सा मान लिया 10% है तो 100 में से 10 जो है 10 करोड़ रुपए उसे केंद्रीय बैंक के पास रखने होंगे। मान लिया केंद्रीय बैंक चाहता है कि साख का संकुचन करना चाहता है, तो वो इस नकद आरक्षित अनुपात को 10% की जगह 20% कर देगा, 30% कर देगा। जब वो जैसे जैसे इस नकद आरक्षित अनुपात को बढ़ाएगा तो उतना ज्यादा ही उसे व्यापारिक बैंकों को अपना हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास रखना होगा। अब 100 में से पहले वो 10 रख रहे थे, अब उनको 20 रखना पड़ेगा, तो उनके पास तो 80 करोड़ ही बचे। मान लिया केंद्रीय बैंक ने इसे 30% कर दिया, तो अब उनको 30 करोड़ केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा, तो उनके पास बचे बाकी 70। तो इस तरह से कहने का अर्थ क्या है कि CRR को बढ़ाकर साख का संकुचन कर सकते हैं, क्योंकि CRR जितना बढ़ेगा व्यापारिक बैंकों के पास साख बढ़ाने के लिए मुद्रा उतनी ही कम बचेगी, और CRR जितना कम होगा तो व्यापारिक बैंकों के पास लोन देने के लिए मुद्रा उतनी ही अधिक होगी। तो नकद आरक्षित अनुपात को घटाकर और बढ़ाकर भी केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, साख का संकुचन और विस्तार कर सकता है। अगला पॉइंट है हमारा मात्रात्मक उपकरण है वैधानिक तरलता अनुपात। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, शॉर्ट में बोलते हैं हम इसको SLR। तो जैसे CRR वो हिस्सा था जो व्यापारिक बैंकों ने केंद्रीय बैंक के पास रखा, SLR इस कुल जमा का वो हिस्सा है जिसे व्यापारिक बैंक अपने पास रखते हैं। व्यापारिक बैंक जो भी बैंकों की कार्यप्रणाली है उसमें कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट कुल जमाओं का कुछ परसेंट वो केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं, कुछ परसेंट वो अपने पास भी रखते हैं, ताकि जो लोग उनके पास आएंगे डेली के डेली उधार लेने के लिए आते हैं अपनी जमा की हुई पैसे में से, तो उनको वो वापस भी तो करना होता है, तो उसके लिए वो जो रखते हैं वो है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। और बाकी का जो फिर पैसा बचेगा इन दोनों CRR और SLR के बाद, उससे वो क्या करेंगे, अपनी साख का निर्माण करेंगे। तो SLR भी वैसे ही काम करेगी जैसे CRR कर रही थी। अगर SLR को बढ़ा दिया जाएगा, केंद्रीय बैंक ने SLR को बढ़ा दिया, अब मान लिया 100 करोड़ कुल जमा है, 100 करोड़ में से 10 करोड़ तो हमारी 10% हमारी CRR थी, तो 10 करोड़ रुपया तो केंद्रीय बैंक के पास गया, बाकी के बच गए 90 करोड़। 90 करोड़ में से मान लिया SLR है 20 करोड़, तो 20 करोड़ रुपए 90 में से 20%, 20 करोड़ उसे अपने पास रखना पड़ेगा, बाकी के जो बचेंगे 70 उससे वो अपनी साख का निर्माण करेगा। तो ऐसे ही
जैसे ही SLR बढ़ेगी तो बैंक को अपने पास ज्यादा रखना पड़ेगा, फिर उसको लोन देने के लिए उसके पास कम पैसे बचेंगे। तो SLR को बढ़ाकर भी साख का संकुचन बैंक कर सकता है। अगर SLR को कम कर दिया जाए, बैंक अपने पास थोड़े पैसे रखे, ज्यादा लोगों को उधार दे पाएगा, तो उससे क्या होगा, साख का विस्तार होगा। तो विद्यार्थियों, CRR नकद आरक्षित अनुपात, कुल जमाओं का वो अनुपात जिसे केंद्रीय बैंक के पास रखा जाता है। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कुल जमा का वो भाग जिसे व्यापारिक बैंक स्वयं अपने पास रखते हैं। ये दोनों के दोनों एक तरह से काम करेंगे। CRR और SLR को बढ़ाने से साख का संकुचन होगा और CRR और SLR को कम करने से साख का विस्तार होगा। तो ये जो हमारे 4 पॉइंट थे, ये मात्रात्मक उपाय थे। इसके बाद जो दूसरे उपाय हैं व्यापारिक बैंक के, वो है गुणात्मक, जिसे मैंने कहा चयनात्मक भी होता है। गुणात्मक क्यों कहा, क्वालिटेटिव क्यों कहा, क्योंकि ये किसी विशेष उद्देश्य, विशेष पर्पज के लिए है। जरूरी नहीं ये सबके ऊपर लागू हो। अब बैंक रेट, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR, SLR ये सबके ऊपर लागू होंगी, लेकिन गुणात्मक किसी एक स्पेसिफिक बैंक के लिए भी केंद्रीय बैंक जारी कर सकता है, किसी एक बैंक के लिए, क्योंकि ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए, इसीलिए इन्हें चयनात्मक उपकरण भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है मल्टीपल चॉइस में कि चयनात्मक उपकरण किसका नाम है, गुणात्मक उपकरणों का ही नाम है। तो इसके अंतर्गत भी हमारे 4 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला उपाय है सीमांत आवश्यकता। तो सीमांत आवश्यकता क्या है, इसके बारे में आप सभी को मैं अच्छे से बताऊंगी। तो उससे पहले हम उदाहरण समझते हैं। कोई भी व्यापारिक बैंक जब लोन देता है, उधार देता है, तो वो अपने पास कुछ चीज जमानत के तौर पर रखता है। और बच्चों, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि बैंक जब भी लोन देगा, जमानत के तौर पर जो भी वस्तु रखेगा उसकी कीमत अधिक होती है जितना वो ऋण देती है। जब एक बैंक के पास 100 रुपए की चीज गिरवी रखी जाएगी, जमानत के तौर पर रखी जाएगी, तब वो उसके बदले में 80, 70 कुछ इस तरह का वो लोन देगा। तो बैंक हमेशा जमानत के तौर पर महंगी वस्तु को रखता है और उससे कम कीमत का वो लोन देता है, उधार देता है। और सीमांत आवश्यकता क्या होती है, इसी जितना उसने लोन दिया बैंक ने वो, और जितने मूल्य की वस्तु उसने अपने पास जमानत के तौर पर रखी वो, उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, सीमांत आवश्यकता। मान लिया बैंक ने 100 रुपए की वस्तु अपने पास रख ली और बदले में आदमी को लोन दिया 80 रुपए का, तो दोनों का जो अंतर है 100 जमा 80 20, वो क्या है, सीमांत आवश्यकता। अब मान लिया बैंक चाहता है कि साख का संकुचन करना है, तो वो क्या करेगा, इस मार्जिन को बढ़ा देगा। अब वो 100 रुपए की वस्तु अपने पास रखेगा जमानत के तौर पर और बदले में सिर्फ 50 का ही ऋण देगा, तो अंतर बढ़ गया। अंतर बढ़ने से क्या होगा, लोग ब्याज उधार लेने के लिए, लोन लेने के लिए कम उत्साहित होंगे और इससे क्या होगा, साख का संकुचन होगा। तो सीमांत आवश्यकता को बढ़ाकर केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, साख का संकुचन कर सकता है। और अगर इसे कम कर दिया जाए, मान लिया 100 रुपए की वस्तु के बदले में बैंक जो है जब जमानत के तौर पर रखकर 95 रुपए का लोन दे दे, तो अंतर बहुत कम हो गया, 5 का ही, तो इससे लोग ज्यादा लोन लेंगे। तो जब बैंक को केंद्रीय बैंक चाहता है कि साख का विस्तार हो, तो वो सीमांत आवश्यकता को कम कर देगा। जब केंद्रीय बैंक चाहता है कि साख का संकुचन हो, तो वो सीमांत आवश्यकता को, इस मार्जिन को बढ़ा देगा। तो सीमांत आवश्यकता क्या होती है, जमानत के तौर पर जो वस्तु रखी गई है उसका मूल्य और जो व्यक्ति को लोन दिया गया है, ऋण दिया गया है, उसके मूल्य का अंतर क्या कहलाएगा, सीमांत आवश्यकता। दूसरा हमारा पॉइंट है, गुणात्मक उपकरण है साख की राशनिंग। राशनिंग का सीधा सीधा संबंध होता है कोटा, लिमिट। जब केंद्रीय बैंक चाहता है कि साख का संकुचन हो, तो वो प्रत्येक व्यापारिक बैंक की एक लिमिट निर्धारित कर देगा, फिक्स कर देगा कोटा कि इससे ज्यादा वो ऋण नहीं दे सकता। और अगर उसे क्या करना है कि भाई साख का विस्तार करना है, तो साख की राशनिंग नहीं करेगा। अनलिमिटेड कितना भी वो उसको ऋण दे सकता है। तो साख की राशनिंग का मतलब है लिमिटेशंस, कंट्रोल, कोटा, एक लिमिट फिक्स कर देना। जब केंद्रीय बैंक चाहता है कि साख की राशनिंग कर दी जाए, भाई इससे ज्यादा कोई भी बैंक ऋण नहीं दे सकता, या ये स्पेशल बैंक जो है ये ऋण नहीं दे सकता, तो उसे कहेंगे हम साख की राशनिंग। तो साख की राशनिंग करके क्या किया जा सकता है, साख के विस्तार और संकुचन को रोका जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है। अगला उपाय है, नंबर 3 पर आता है प्रत्यक्ष कार्यवाही। तो ये सीधी सी बात है, डायरेक्ट कार्यवाही। केंद्रीय बैंक सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक है, सरकारी बैंक है, तो किसी भी बैंक को डायरेक्ट निर्देश दे सकता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है, किसी के नियम का
पालना न करने पर। तो केंद्रीय बैंक क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है तो वो सभी बैंकों के ऊपर है, तो वो डायरेक्ट किसी भी बैंक के लिए कोई भी निर्देश निकाल सकता है, कोई भी कार्यवाही कर सकता है और ऐसा करके भी वो साख को नियंत्रित कर सकता है। लास्ट उपाय है हमारा उपकरण नैतिक प्रभाव। तो नैतिक प्रभाव भी प्रत्यक्ष कार्रवाई की तरह ही है कि केंद्रीय बैंक क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है तो उसका प्रभाव होता है सभी बैंकों के ऊपर। वो सभी बैंकों को आराम से भी कह सकता है। तो ज्यादातर बैंक क्या होते हैं, केंद्रीय बैंक की सारे नियमों को मानते हैं, उनकी सारी बातों को, निर्देशों को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कोई बैंक नहीं कर रहा है तो वो उसके ऊपर दबाव भी डाल सकता है, प्रभाव भी उसके ऊपर प्रेशर भी कर सकता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा बैंक है, उसके पास सारी अथॉरिटीज हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे, गुणात्मक या चयनात्मक हम इसे कह सकते हैं, और जो ये वाले 4 थे ये हमारे मात्रात्मक उपकरण थे। मैंने एक एक पॉइंट को बच्चों आप सभी को बड़े विस्तार से बताया है और उम्मीद है आप सभी को बड़े अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पर कोई कमी रही है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखें, एक बार फिर से उस पॉइंट को सुने, आपको जरूर समझ में आएगा। और ये पढ़ने के बाद अगर आप पुस्तक में से भी पढ़ते हैं तो फिर आपका डेफिनेटली वो पॉइंट, वो टॉपिक पक्का हो जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आया है कमेंट करके जरूर बताएं अपने दोस्तों के साथ, और जो भी इस विषय को पढ़ता है उन सभी के साथ वीडियोज को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।